हेलो एवरीवन, डेट है आज की 14 सितंबर 2023 और स्वागत है आप सभी का एडिटोरियल डिस्कशन में। देख लेते हैं फटाफट कौन से आर्टिकल्स आज हमें डिस्कस करने हैं। तो द हिंदू से एक यहाँ पर देख रहे हो, मॉकरी ऑफ पेडागोगिक एथिक्स। इसका क्या मतलब है? एक वर्ड होती है पेडागोगी, आप लोगों ने शायद सुना होगा। थ्योरेटिकली अगर इसकी बात करें ना, तो ये एक प्रकार का मेथड है या प्रैक्टिस है जिससे हम लोग टीचर्स को ट्रेन करते हैं कि आप बताओ भाई बच्चों को कैसे पढ़ाओगे, है ना। लेकिन जिस हिसाब से अभी एक मुजफ्फरनगर वाला एक इंसिडेंस आया था, एक वीडियो बहुत वायरल हुई है जिसमें एक लेडी हैं, वो क्लास के बच्चों को बोल रही हैं कि इस एक बच्चे को आपको थप्पड़ लगाना है। तो ये कहाँ तक एथिकल है? तो इसीलिए टीचर ट्रेनिंग्स पर बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे हैं। इसके लिए 4-5 रिकमेंडेशंस हैं, उन पे क्या बात हुई, कैसे हुई, वो सब जानेंगे इस आर्टिकल में। एक आर्टिकल यहाँ पर इंपॉर्टेंट है बायोफ्यूल से रिलेटेड। एक्चुअल में जब G20 की मीटिंग अभी हो रही थी तो वहाँ पर एक ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस भी बना था। मतलब बात तो पहले से ही चल रही थी, बट उस पर लोगों ने सहमति जताई है। तो शुरुआत में तो 3 ही फाउंडिंग मेंबर्स थे, इंडिया, यूएस और ब्राज़ील। लेकिन आगे चल के इसमें और भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो बायोफ्यूल्स का आज के टाइम पर कितना रिलेवेंस है कि ये जो 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात चल रही है ना पेट्रोल के अंदर, अगर ये 2025 तक अगर हम इसको कर लेते हैं तो इंडिया आराम से अपना 45,000 करोड़ रुपीस बचा सकता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और प्लस आपको पता ही है कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन भी बायोफ्यूल से काफ़ी कम होता है। तो पूरे डिटेल से चर्चा करेंगे बायोफ्यूल्स के ऊपर। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि ग्लोबल इंस्टीट्यूशन के रिफॉर्म की बात करता है। इसका भी जिक्र कहीं ना कहीं G20 समिट से ही है। और इस मीटिंग में जो भी ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे मान लो WTO है, IMF है, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें हैं, तो उनके तरफ जो मल्टीलेटरलिज्म हम देख रहे थे हमेशा से, तो वो धीरे धीरे खत्म होता हुआ दिख रहा है। इवन देखो G20 में भी क्या देखा आप लोगों ने, एक मल्टीलेटरल इकोनॉमी वाली ऑर्गेनाइजेशन तो है ये, लेकिन रशिया और चाइना नहीं आए यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए इस वाली मीटिंग में। तो इसीलिए ये जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है, इनका आज के डेट में कितना रिलेवेंस है और इसमें क्या क्या फर्दर चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, इन सभी के बारे में इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो चलो डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। आज का सबसे पहला आर्टिकल है ये पेडागोगिक एथिक्स के ऊपर, जिसमें हम लोग टीचर्स ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं। आप इस आर्टिकल को GS पेपर 2 के इस टॉपिक से रिलेट कर सकते हो। देखो अभी हाल फिलहाल में ये वाला, आप शायद पता नहीं आपने वीडियो देखा है कि नहीं, ये देखना आप। इतने भी लोग ना करते हैं कि मार गिर जाओ। सही कह रही जी, पढ़ाई खराब हो। क्या तुम मार रहे हो उससे? झूठ से मारो ना। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो ना, टीचर बोल रहे हैं कि एक बच्चे को थप्पड़ लगाओ और बोल रही हैं कि ज़ोर से मारो। ये कैसे मार रहे हो आप? मतलब एक बार स्लैप कर दिया बच्चे ने, चलो होमवर्क नहीं किया हुआ, कुछ भी इश्यूज होगी बच्चे की तरफ से, बट क्या एक सही तरीका है इस पूरे सिचुएशन को डील करने का? ये बच्चे के ऊपर क्या बीत रही होगी, कितना ह्यूमिलिएट फील हुआ होगा इसे। और साथ ही साथ आप ये समझो कि यहाँ पर ना एक कम्युनल एंगल भी है। ये एक्चुअल में जो लड़का है वो मोहम्मडन है। तो ये जो लेडी हैं यहाँ पर बैठी हुई हैं, इन्होंने इस तरीके की भी बात इसमें की है, आपत्तिजनक बातें हैं ये सब, कि हम किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के स्टूडेंट्स के ऊपर ऐसा करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है टीचर्स ट्रेनिंग के ऊपर। आखिर इनको ट्रेन कौन कर रहा है, कौन इनको ऑथोराइज कर रहा है कि भाई आप इस तरीके से क्लास में बैठिए, इस तरीके से बच्चों को पढ़ाइए, इस तरीके से पनिशमेंट दीजिए? इसके लिए क्या कोई डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा? देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये 7 साल का छोटा बच्चा है, आगे चल के मतलब कहीं ना कहीं ये हैट्रेड के फॉर्म में या फिर किसी भी फॉर्म में आगे बढ़ सकता है। तो इन सबको रोकने के लिए ना ऐसे बहुत सारे ग्रेजुअल इंसिडेंसेस थे जहाँ पर हम लोगों ने बहुत एक्यूरेटली इसको, टीचर्स ट्रेनिंग को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने की बात की थी। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ कमियां रही थी इम्प्लीमेंटेशन स्टेजेस पर। लेकिन वो कौन कौन से पोर्शंस थे जहाँ पर इनकी बात हुई थी? देखो एक तो RTE है, राइट टू एजुकेशन एक्ट। जब पिछले डिकेड में हम लोगों ने देखा, जब ये एक्ट बनकर आता है हमारे सामने, तो ये बेसिकली बताता है कि भाई देखो टीचर्स के लिए ना क्या क्वालिटी हमें चाहिए टीचर्स की, जो कि आगे चल के हमारे आने वाले जनरेशन को पढ़ाएं। फिर बीच में आपको भी पता है कि कोविड-19 जैसा ये पैंडमिक सिचुएशन आया, जहाँ पर अगेन ये राइट टू एजुकेशन जैसी चीज़ें थोड़ी सी फेल भी हुई। लेकिन मतलब अपना मोमेंटम लूज़ कर दिया इन्होंने, क्योंकि कभी इन्होंने ऐसा सोचा ही नहीं था कि कुछ ऐसा लॉकडाउन टाइप का सिचुएशन आएगा जहाँ पर हमें ये पूरा ऑफलाइन स्ट्रक्चर ऑफ
एजुकेशन को ऑनलाइन शिफ्ट करना पड़ेगा, उसके लिए कोई गाइडलाइंस वगैरह कुछ भी नहीं थी। तो एक सेटबैक मिला यहाँ। अगेन जो टीचर की क्वालिटी थी वो एकदम से चली गई। बहुत बार हमने देखा है ना कि हम लोग क्या करते हैं, एडहॉक बेसिस पर किसी टीचर को रख देते हैं कि ऐसे तो गवर्नमेंट स्कूल या प्राइवेट स्कूल्स में कोई एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है जो कि पढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन इस गवर्नमेंट एम्प्लॉई ने क्या किया, किसी दूसरे पर्सन को एडहॉक पर रख दिया। तो अभी इस एडहॉक पर वाले टीचर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या एलिजिबिलिटी है, कोई गारंटी नहीं होती इन सब चीज़ों की। तो इसीलिए ना ये सारे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। फिर 1990s से समझ लो टीचर्स ट्रेनिंग का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, NCTE। इन्होंने बहुत सारे नॉर्म्स निकाले जिसके बेसिस पर टीचर्स को ट्रेन करना चाहिए। तो आपने देखा होगा कि इवन जैसे BEd वगैरह की डिग्री है वो भी स्टार्ट हुई। इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने 2008 में एक जस्टिस JS वर्मा कमेटी का गठन किया। इस कमेटी ने भी टीचर्स ट्रेनिंग के ऊपर जितने भी प्रॉब्लम्स थे उनको उजागर करने के लिए बोला और बहुत ही डिटेल्ड रिपोर्ट सबमिट किया 2012 में। 2012 में जब ये बाहर निकल कर आते हैं तो इन्होंने एक ऐसा प्रोविज़न बताया कि हम लोग ना एक्चुअल में क्या करना चाहते हैं, हम लोग इंस्पेक्शन राज जैसा कुछ इस्टेब्लिश करते हैं कि टीचर जब भी पढ़ाता रहे तो उस पर इंस्पेक्शन हो सके, लोग जाके देख सके कि कैसा पढ़ाया जा रहा है, क्लास में घुस के देख। आपने बहुत सारे वीडियोस वगैरह भी देखे होंगे इसके। लेकिन अगेन देखो, हर बार हर कोई जाके हर क्लास के अंदर में तो ये नहीं कर सकता है। तो अगेन इनके लिए भी जो रिकमेंडेशंस थे हालांकि अच्छे थे बट बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। इवन पिछले महीने ही सुप्रीम कोर्ट का एक और वर्डिक्ट आता है, उसमें उन्होंने NCTE जो ये हमने अभी पढ़ा था ना, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, इन्होंने इसको बोला कि भाई आपने जो BEd प्रोग्राम है ना वो बिना दिमाग लगाए बना लिया है शायद। क्योंकि देखो BEd प्रोग्राम के लिए जो भी टीचर्स ट्रेन होते हैं वो बेसिकली ट्रेन होते हैं किसके लिए, सेकेंडरी एजुकेशन के लिए। लेकिन BEd ट्रेनिंग प्रोग्राम से टीचर्स को कहाँ पर भर्ती कराया जा रहा है, प्राइमरी एजुकेशन में। तो अगेन इसके लिए भी एक क्वेश्चन मार्क आ रहा है कि भाई आपका जो पूरा करिकुलम है वो सेकेंडरी लेवल ऑफ एजुकेशन के लिए टीचर्स प्रोड्यूस करना है और आप इन टीचर्स को प्राइमरी लेवल पर भेज रहे हो, तो ये पूरा का पूरा प्रोग्राम कैसे चल पा रहा है। इवन काफ़ी पहले की बात है, 1883 से 1885 में एक फिलोसोफर थे जिनका नाम था DP चट्टोपाध्याय। इनके नेतृत्व में भी एक टीचर कमीशन का गठन किया गया था। इन्होंने नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स के नाम से या फिर टीचर्स कमीशन रिपोर्ट के नाम से एक रिपोर्ट भी सबमिट की थी। इसमें इन्होंने ना बहुत सही बातें बोली थी। मतलब सिंपल सा एक क्वेश्चन था कि जब भी टीचर्स या फिर कोई भी पर्सन टीचर की भूमिका निभाता है तो क्या वो कभी भी इंट्रोस्पेक्ट करता है कि वो एक्चुअल में जब भी कोई भी चीज़ पढ़ा रहा है तो उसके रिपरकशंस कितने भयानक हो सकते हैं अगर वो कोई भी गलत चीज़ पढ़ा रहा है, या फिर एटलीस्ट ये चीज़ का प्रोविज़न समझ में आता है किसी ने कोई अपने ऊपर क्वेश्चन करने की कोशिश की नहीं। इनका सिंपल सा मानना था कि भाई हम लोगों ने क्या किया है ना, एक रूल्स रेगुलेशंस के बेसिस पर इसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है। और राइटर के हिसाब से ये चट्टोपाध्याय जी ने एक और बात बोली कि देखो यहाँ पर जो इंडियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन या फिर टीचर्स ट्रेनिंग है ना, इसमें ब्यूरोक्रेसी गवर्नेंस जो है वो थोड़ा सा हिला हुआ है। मतलब हम यहाँ पर टीचर को एकदम माइनर फंक्शनरी की तरह ट्रीट करते हैं कि भाई हाँ है, टीचर ही तो है, पढ़ा रहा है वहाँ पर, उसको भेजो बस जल्दी से, मतलब और कोई काम दे दिया। बेसिक फंक्शन जो है ना उसका एज ए टीचिंग, उसकी क्वालिटी कैसे इम्प्रूव होनी चाहिए उसके लिए हम लोगों ने कोई ऐसा स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट नहीं किया है। और इवन जो 1990s में स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट किए गए थे उससे ये सिचुएशन और भी वर्स हो गया था। तो ऐसी कोई बात ही नहीं की गई कि आपको कैसे पढ़ाना चाहिए जिससे छोटे बच्चे बिल्कुल खुश हो जाएं, उनको चीज़ें समझ में आने लगे, है ना। तो अब तो देखो वैसे चट्टोपाध्याय जी के इन एफर्ट्स को कोई शायद ही पढ़ता है, इतना पुराना ये रिपोर्ट अब शायद पेडागोगी जैसे एक सब्जेक्ट के अंदर छोटा सा नोशन बन के रह गया है और आपको इसका बहुत ईजिली एक समरी मिल जाता है। तो लोग क्या करते हैं, एग्ज़ाम पास करने के लिए समरी बस फटाफट से पढ़ लेते हैं और उसको जाके लिख देते हैं। मतलब प्रैक्टिकली देखा जाए ना तो ये सब कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो इसीलिए ये सारे मेजर प्रॉब्लम्स आते हैं। एक और यहाँ पर आप एक पर्सन को देख रहे होगे, जेम्स टूले। जेम्स टूले एक्चुअल में एक प्रोफेसर आप बोल सकते हो और बकिंगम में एक यूनिवर्सिटी है वहाँ पर हैं। इनके बहुत यूनिक फ़िलासफ़ीज़ हैं इस चीज़ को लेके। इनका कहना क्या है कि देखो कोई भी पेरेंट इस प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम में बच्चों को फोकस क्यों करता है, इसके पीछे बहुत रीजंस हो सकते हैं।
प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम में एक तो सबसे पहला रीज़न जो इनके हिसाब से है वो ये है कि पेरेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बियर नहीं करना चाहते हैं। वो लोग भी आज के टाइम पर वर्किंग प्रोफेशंस हैं, तो वर्किंग होने के साथ साथ बच्चों को पढ़ाना उनके लिए एक बहुत बड़ा ना टास्क, बहुत बड़ा ट्रबल होता है। तो उनको लगता है कि यार किसी प्राइवेट एजुकेशन में भेज दो, जिससे कि वहाँ पर एटलीस्ट ले जाके वो पढ़ेंगे, कुछ सीख लेंगे, अच्छी चीज़ पढ़ लेंगे। मतलब क्या है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहते हैं कि वो टीचर्स पर दे दें, है ना। और साथ ही साथ टीचर्स भी क्या करते हैं, टीचर्स के ऊपर अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि भाई अब आपको कैसे बिहेव करना है। एज ए पेरेंट भी बिहेव करना है, एज ए टीचर टीच करने के लिए बिहेव करना ही था। तो वो सब कुछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिजल्टेंट तौर पर जो हम मेजर करते हैं वो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या आता है कि आप उनको सिलेबस के कुछ सेक्शंस जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं उनको सही तरीके से पढ़ा दो। लेकिन जेम्स टूले ये कहते हैं कि इस चीज़ पर कभी भी फोकस ही नहीं होता है हमारे टीचिंग एजुकेशन सिस्टम में कि आप बच्चों को ये सिखाएं कि क्या सही है, क्या गलत है, डिसीजंस कैसे लेने चाहिए। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरा का पूरा एजुकेशन सेक्टर या टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम वाला जो सिस्टम है ना वो पेरेंट पर डाल देता है। पेरेंट तो खुद ही अपना पीछा छुड़ाने के लिए उसको स्कूल में दाखिल करा रहा था। तो ये पूरा इस सीक्वेंस से होता क्या है ना कि बच्चों की पढ़ाई जो है वो सही तरीके से जिस करिकुलम में या फिर जिस स्ट्रैटेजी के बेसिस पर होनी चाहिए थी वो कभी नहीं हो पाती है। तो ये ना एक बहुत बड़ा चैलेंज है एक्चुअल में। ये जो हम लोग बात करते हैं ना शैटरिंग ऑफ बॉन्ड, आज के टाइम पर ये जो गुरु शिष्य रिलेशन होता है वो भी काफ़ी हद तक चेंज हो रहा है। और उस चेंजिंग इन्वायरमेंट में कहीं ना कहीं हम लोग को अपने टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम को भी चेंजेस करना चाहिए। और इवन आप देखो जो प्राइवेट लेवल पर जो प्रोलिफरेशन है, मतलब कि एक होड़ मच गई है टीयर 3 सिटीज़ में कि छोटे से कमरे में एक घर के अंदर ऐसे ना प्राइवेट टीचर एंटरप्रेन्योर्स निकल रहे हैं कि उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो वो टीचर बन जा रहे हैं और वो बच्चों को पढ़ाने लग रहे हैं। और इसके बेसिस पर कभी कुछ डिग्रीज़ मिलती हैं, कभी नहीं मिलती हैं, कभी कुछ फेक डिग्रीज़ के बेसिस पर प्रोड्यूस हो जाते हैं। लेकिन ये बिज़नेस बहुत ही ज़्यादा फ्लरिशिंग है, लोगों को प्रॉफिट भी मिलता है और इसका कोई भी जांच पड़ताल कर पाना भी बहुत मुश्किल हो गया है। तो इसीलिए हमें क्या चाहिए कि एनसीटीई जो है, जो भी टीचर्स एजुकेशन के लिए या टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम को डिज़ाइन कर रहा है, वो आज के करंट कॉन्टेक्स्ट में जो भी एजुकेशन की डिमांड है उसको लेते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए अपने एजुकेशन पैटर्न को या फिर टीचर्स ट्रेनिंग पैटर्न को थोड़ा सा गाइड करें। और राइट टू एजुकेशन को भी हमें थोड़ा सा और स्ट्रेंथन करना चाहिए, जिससे कि हम लोग इसमें जो टीचर्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है या फिर टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसके लिए कुछ फिक्स कर सकें रूल्स एंड नॉर्म्स, जिससे कि एनसीटीई जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प मिल सके। साथ ही साथ गवर्नमेंट को भी एक रोक लगानी चाहिए ऐसे मशरूमिंग ऑफ प्राइवेट स्कूल्स के लिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया टीचर्स ट्रेनिंग से। हमारा अगला आर्टिकल बायोफ्यूल से रिलेटेड है। आप इस पूरे आर्टिकल को जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक्स के साथ रिलेट कर सकते हो। देखो, सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट सेट करते हैं कि G20 की अभी मीटिंग हो रही थी और उसमें सेट किया गया, लॉन्च किया गया ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। शुरुआती दौर में ये जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है ना, इसमें सिर्फ 3 ही कंट्रीज़ थी। कौन कौन सी? इंडिया, यूएसए और ब्राज़ील। लेकिन अभी क्या हुआ कि हाल फिलहाल में जब इसको हम लोग लॉन्च कर रहे थे तो टोटल ऐसे 9 इनिशिएटिंग मेंबर्स इसमें आ गए। ये कौन कौन से मेंबर्स हैं? ये है अर्जेंटीना, बांग्लादेश, इटली, मॉरिशियस, साउथ अफ्रीका और यूएई। तो ये 6 कंट्रीज़ इधर और 3 कंट्रीज़ इधर, टोटल 9 इनिशिएटिंग मेंबर्स के साथ में हमने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को लॉन्च किया। लेकिन देखो, इसमें एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है कि बायोफ्यूल दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, मतलब बढ़ता जा रहा है, इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है और प्रोडक्शन लेवल भी इस तरीके से है कि अगर, जैसा कि मैंने शुरुआती दौर पर भी बताया कि 20% ब्लेंडिंग की जो हम बात करते हैं ना, अगर ऐसा हो गया तो 2025 तक इंडिया अप्रॉक्सीमेटली 45,000 करोड़ रुपीज़ बचा चुका होगा अपने, क्योंकि उसको फ्यूल इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा उतना। साथ ही साथ आप यहाँ पर देखो कि इतना ज़्यादा पोटेंशियल है कि 3.5 से 5 टाइम्स 2050 तक ये बायोफ्यूल ग्रोथ में आ सकता है। और इसके साथ साथ जो इथेनॉल का मार्केट है वो भी 2022 में $99.06 बिलियन का मार्केट बन रहा है, और जो कि अगर आप कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट निकालते हो, CAGR निकालते हो, तो 2032 तक ये आराम से 5.1% के इस रेट पर बढ़ता रहेगा।
2032 तक ये कहाँ पहुँच जाएगा, 99.06 से 162.12 बिलियन डॉलर्स के ऊपर। तो देखो ग्रोथ रेट बहुत अच्छा है, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है इस बायोफ्यूल के अंदर, लेकिन हम इन सभी पोर्शंस को अच्छे से समझें उसके पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि बायोफ्यूल है क्या। देखो बायोफ्यूल को सिंपली डिफाइन करें तो बायोफ्यूल क्या है, कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, कोई भी हाइड्रोकार्बन जिसको हम लोगों ने ऑर्गेनिक मैटर से प्रोड्यूस किया हो। ठीक है, अब ये ऑर्गेनिक मैटर क्या हो सकते हैं, ऑर्गेनिक मैटर या तो देखो कोई भी लिविंग मटेरियल हो सकता है ना, या फिर कोई भी वंस लिविंग मटेरियल, मतलब कि कभी जिंदा था अभी नहीं है, जैसे कि सब्जियों के छिलके है ना, ये भी एक बार तो जिंदा ही थे जब पौधे में अटैच थे, लेकिन अभी तो नहीं है, लेकिन ये ऑर्गेनिक मैटर के अंदर में काउंट होते हैं और इनसे निकला हुआ हाइड्रोकार्बन वो बायोफ्यूल कहलाता है। ये बायोफ्यूल ना वैसे तो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों स्टेजेस में मिलते हैं। सॉलिड में आपको पता है क्या है, इवन जो वुड है जिसको हम लोग जला देते हैं वो भी तो एक तरीके से ईंधन का काम करता है ना, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है, तो वुड भी एक प्रकार का बायोफ्यूल ही है। इवन जो प्लांट्स के सूखे टहनियाँ होती हैं वो सारी चीज़ें मतलब वुड का ही पार्ट हो गया वो। इवन जो हम लोग मिन्योर बात करते हैं वो भी सॉलिड बायोफ्यूल है। लिक्विड में अगर बात करते हैं तो वही बायो इथेनॉल बोल सकते हो, बायोडीजल बोल सकते हो। गैसेस स्टेट में बायोगैस या फिर बायो सीएनजी भी आ गया है अब। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी क्या चीज़ के लिए, बायोफ्यूल्स के लिए। तो इनको हम लोग ना एक्चुअल में जनरेशन्स के बेसिस पर कैटेगराइज भी कर सकते हैं। जनरेशन का क्या क्या मतलब है, देखो पहला जनरेशन या फिर हम लोग बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल, ये कौन से बायोफ्यूल थे, जब हमें शुरू में पता लगाना तो ये फर्स्ट जनरेशन में था। हमें पता चला कि देखो जितने भी ऐसे फूड सोर्सेस हैं, फूड सोर्सेस में कौन कौन सी चीज़ें काउंट कर सकते हैं, जिसके अंदर शुगर प्रेजेंट है, स्टार्च प्रेजेंट है, या फिर कोई भी ऐसा वेजिटेबल ऑयल हो जाए, या फिर कोई एनिमल फैट्स हो जाएं, इन सभी से हम लोग बायोफ्यूल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कन्वर्जन बहुत इजी था, लेकिन प्रॉब्लम क्या आई कि अगर हम लोग इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करने लगेंगे तो हमारी फूड इकोनॉमी जो है वो इम्बैलेंस हो जाएगी, है ना। तो उसको कैसे मिट करेंगे हम लोग, और इवन फूड सिक्योरिटी भी थ्रेट हो जाएगा। सेकेंड जनरेशन की बात करें अगर, तो सेकेंड जनरेशन में बेसिकली हम लोगों ने कहा ठीक है अब ये जो खाना वाना वाली चीज़ें हैं ना इनको नहीं लेते हैं, हम लोग ले लेते हैं नॉन फूड क्रॉप्स, जिससे कि खाने पर इफेक्ट ही ना पड़े। अब तो बहुत अच्छा सोल्यूशन हो गया ये, है ना। या फिर हम कुछ ऐसा प्रपोर्शन ऑफ फूड क्रॉप्स रखते हैं जो कि अब पुराना हो चुका है, अब खाने योग्य नहीं बचा है, जैसे कि सड़े हुए आलू ले लो आप, है ना, वो भी सेकेंड जनरेशन में आ जाएगा। तो इसमें हम लोगों ने इस्तेमाल करना स्टार्ट किया स्टेम्स को, हस्क को, जो वुड के चिप्स निकल रहे थे, लकड़ी के छिलके जो होते हैं उनको बोल दिया, या फिर जो हम लोग फल वगैरह खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, उनके छिलके ले लिए। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी जो सेकेंड जनरेशन में आराम से ये नॉन फूड क्रॉप्स में भी वो लोग हम लोग बायोफ्यूल्स एक्सट्रैक्ट करने में सक्सेसफुल थे। इसके बाद आता है थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन क्या बोलता है कि देखो हम लोग क्या कर सकते हैं ना, नॉन फूड क्रॉप्स को भी अगर हम लोग बोल रहे हैं तो आखिर इनको भी तो उगाना पड़ेगा, स्पेस वगैरह तो इसके लिए जाएगी ना, तो क्या करें, फिर तो लैंड डिग्रेड भी होगा अगर हम ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए उन्होंने बोला ठीक है हम एक काम करते हैं, हम लोग फूड सोर्सेस या नॉन फूड क्रॉप्स की जगह पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे एल्गी इनका इस्तेमाल करने लगते हैं। एल्गी जब इस्तेमाल करेंगे, एल्गी में यहाँ पर कौन सा बायोफ्यूल बनता है, ब्यूटानॉल बोल सकते हो आप। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर हम कुछ लार्ज लैंड या वाटर सरफेस ऐसा ले लेंगे जो कि फूड प्रोडक्शन के लिए सूटेबल ही नहीं है। तो इससे जो सेकेंड जनरेशन की प्रॉब्लम थी कि भाई ये भी ज़मीन का खर्चा दिखा रहा है हमें, मतलब कि ज़मीन जो भी उपजाऊ ज़मीन है उस पर इसको उगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फूड सोर्सेज जो थे पहले या फिर इसका यूज़ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लैंड अफेक्ट हो रहा है। यहाँ पर भी कुछ प्रॉब्लम्स आई। फिर आया एक फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन क्या बोलता है, सबसे एडवांस्ड लेवल है, इसमें बोला कि हम क्या करते हैं ना कि क्रॉप्स को जेनेटिकली इंजीनियरिंग करते हैं। इसके साथ जब जेनेटिक इंजीनियरिंग के साथ इन क्रॉप्स को लगाएंगे तो इसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ कार्बन मिलेगा, और ये जो ज़्यादा अमाउंट ऑफ कार्बन है अगर हम उसको उगा के हार्वेस्ट करेंगे तो इसमें ज़्यादा बायोमास होगा, और जितना ज़्यादा बायोमास उतना ज़्यादा बायोफ्यूल प्रोड्यूस होगा। और इवन बहुत सारी कंट्रीज़ इस फोर्थ जनरेशन वाले
बायोफ्यूल को आराम से इंगेज भी करेंगे। शुगर केन उगाते हैं वो लोग। शुगर केन ऐसा होता है जिसका बायोमास बहुत ज़्यादा होता है और उसी से स्पेशली बायोफ्यूल बनाने के लिए ही ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर तो देखो मोटा मोटा हमने समझ लिया कि बायोफ्यूल क्या है, कैसे जनरेशन्स होते हैं इनके, लेकिन फ़ायदे क्या हैं। सबसे पहला फ़ायदा क्लाइमेट चेंज को रोकने से लिए। क्यों? क्योंकि देखो जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होता है ना, बाकी के जो हम लोग फ्यूल यूज़ करते हैं, डीजल, पेट्रोल, अगर उसके जगह हम लोग बायोफ्यूल्स का यूज़ करने लगें तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन हमारा कम हो सकता है अप टू 65%, है ना। इसके साथ साथ जो हम लोग इतना ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट करते हैं, उस ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंसी को भी काफ़ी हद तक इंडिया कम कर देगा। क्यों? क्योंकि हम लोग ब्लेंड कर देंगे यहाँ पर बायोफ्यूल्स को डीजल, पेट्रोल में। तो हमने भी बात भी किया कि इसके लिए 45,000 करोड़ रुपीज़ 2025 तक ही बचा ले रहे हैं हम। तो इसके बाद देखो एक सस्टेनेबिलिटी का भी फ़ायदा है। जो भी हम लोग अभी फॉसिल फ्यूल वगैरह यूज़ करते हैं ना, वो कभी ना कभी तो ख़त्म हो जाएगा ना, क्योंकि इसका बनने का रेट और जिस हिसाब से हम इसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो रेट, दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो बनेगा तो बहुत लेट में, लेकिन हम एक्सट्रैक्ट बहुत जल्दी जल्दी से कर रहे हैं, तो कभी ना कभी तो डिप्लीट होगा नहीं ये। लेकिन बायो डीजल क्या है? बायो डीजल, बायोफ्यूल, ये सब आराम से आपके साथ हमेशा रहेंगे, तुरंत प्रोड्यूस हो रहे हैं। एक और बेनिफिट क्या है कि ये एक प्रकार का ऐसा एफिशिएंट फ्यूल है जो कि रिलेटिवली लेस फ्लेमेबल है। और इसीलिए आप देखोगे कि अभी हाल फिलहाल में स्पाइस जेट ने पहला इंडिया का बायोफ्यूल फ्लाइट देहरादून से दिल्ली तक उड़ाया है अभी, है ना। तो इसमें लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टीज़ भी अच्छी होती हैं, इंजन की ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो ऐसे बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसके अलावा देखो हमने बात तो की ही कि पोल्यूशन लोअर लेवल्स पर हो जाएंगे, ऑब्वियसली ग्रीन हाउस गैस एमिशंस वगैरह कम होंगे, प्लैनेट और सेफ रहेगा। और वेस्ट टू एनर्जी कन्वर्जन के लिए ना बहुत सही चीज़ है। देखो हम लोग क्या करते हैं, किचन वेस्ट है हमारा या फिर और भी सीवेज वेस्ट है, तो इन सभी चीज़ों को हम तो ऐसे ही डिस्पोज करते थे। लेकिन अब अगर उनको हम अच्छे से कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग आसानी से उनका बायोफ्यूल बना सकते हैं, है ना। तो फूड वेस्ट है या फिर म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है, एग्रीकल्चरल वेस्ट है, सबको हम लोग बहुत अच्छे से एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये तो विन विन सिचुएशन नहीं हो गई। तो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स में हम बढ़ा भी रहे हैं और इसी के लिए गवर्नमेंट ने ना बहुत सारे इनिशिएटिव्स वगैरह भी स्टार्ट किए थे। यहाँ पर एक इनिशिएटिव है रुको। रुको का मतलब है रीपर्पस कुकिंग ऑयल इनिशिएटिव। आप जैसे नाम से समझ रहे होगे, इसको चलाया था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI ने। और साथ ही साथ इन्होंने बोला कि देखो जो भी हमारे यूज्ड ऑयल्स होते हैं ना, उन यूज्ड कुकिंग ऑयल को हम लोग इकट्ठा करते हैं और उनसे बनाते हैं बायोडीजल, ठीक है। दूसरा एक ऐसे ही EBP प्रोग्राम था, ब्लेंडेड प्रोग्राम, हमने पता ही किया कि 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग होनी चाहिए सभी पेट्रोल में। और इवन नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल ये भी आया 2018 में। तो इसका क्या कहना था कि देखो कोई भी शुगर कंटेनिंग मटेरियल मिले, जैसे कि शुगर बीट हो या फिर स्वीट सोरघम हो, कोई भी स्टार्च कंटेनिंग चीज़ें हो जैसे कि कॉर्न है, कसावा मतलब अरवी वगैरह, ये सब जो भी चीज़ें मिल जाए ना, या फिर कोई भी डैमेज्ड फूड ग्रेन्स जैसे कि राइस का टुकड़ा टुकड़ा बहुत छोटा ब्रोकन राइस है, या फिर इसी तरीके से व्हीट है, या फिर सड़े हुए आलू हैं, कुछ भी हो, उन सब का यूज़ करके बायोफ्यूल बनाने का काम करते हैं। तो इसी तरीके से प्रधानमंत्री जीवन योजना भी था एक। जीवन योजना का सिंपल सा यही मतलब है, आगे चल के भी इसके बारे में भी पढ़ेंगे, कि ये सेकेंड जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल को कॉमर्शियली और ज़्यादा तेज़ी से प्रोड्यूस करने की बात करते हैं। तो इसमें कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस देने की बात हुई थी प्रधानमंत्री जीवन योजना 2019 के अंतर्गत में। 2020 में ना इंडियाज़ नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल पर एक क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स में। ज़रा इस क्वेश्चन का आंसर देना फटाफट से। थोड़ा सा ऐसा बोल सकते हैं दिमाग लगाने वाला है, लेकिन फिर भी आप देख लो कि नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी किसको बोलता है? सेकंड जनरेशन। तो हमेशा याद रखना कि सेकंड जनरेशन वाली चीज़ों को लेना, खाने योग्य चीज़ें जो डायरेक्ट कंज्यूमेबल होंगी उनको हम लोग नहीं कंसिडर करेंगे। तो आपका बहुत ईजिली आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद चैलेंजेस की बात करते हैं कि देखो बहुत सारी चीज़ें हो गई, बहुत तारीफ हो गई बायोफ्यूल की, इतना ही अच्छा है तो हम लोग जल्दी से करते हैं, अपना फॉसिल फ्यूल की डिमांड को कम करते हैं, बायोफ्यूल तेज़ी से प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। देखो जिस हिसाब से बायोफ्यूल प्रोड्यूस होता जाएगा, सिमिलर स्टेजेस पर हम ये भी देखेंगे कि इसके साथ साथ फूड प्राइसेस भी बढ़ते जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो कहीं ना कहीं से तो ये शेयर भी ले रहा होगा ना। फूड प्राइसेस के दाम बढ़ते जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो एग्रीकल्चरल लैंड जहाँ पर भी बायोफ्यूल को प्रोड्यूस करने के लिए हम यूज़ कर रहे होंगे, तो हमारे रिलेटिवली फूड प्रोड्यूस करने के लिए थोड़ी कम ज़मीनें मिलेंगी। साथ ही साथ देखो एनर्जी एफिशिएंसी कंसर्न्स भी हैं। कुछ स्कूल ऑफ थॉट ऐसा भी बोलते हैं कि इथेनॉल वगैरह जो है ना वो उतना एफिशिएंट नहीं है। वैसे बात सही है कि अगर आप 1 गैलन ऑफ फॉसिल फ्यूल लोगे और 1 गैलन ऑफ इथेनॉल लोगे, इन दोनों को बर्न करोगे,
तो किस में ज़्यादा एनर्जी निकलेगी? फॉसिल फ्यूल वाले में। तो ये तो चलो सही है, लेकिन एमिशन की बात देखें तो एमिशन तो कम लग रहा है ना, लेकिन फिलहाल चैलेंजेस तो चैलेंजेस हैं, है ना। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि इथेनॉल जो है वो नेट एनर्जी लॉस पर चल रहा है, मतलब कि आप पूरा जितना इसको एक्सट्रैक्ट करने में सब कुछ खर्चा पानी लगाओगे ना, उससे महंगा पड़ेगा, उससे सस्ता क्या पड़ेगा? फॉसिल फ्यूल ही पड़ जाएगा कि तुरंत एक्सट्रैक्ट करके लगा लो। तो नेट एनर्जी लॉस के कॉन्टेक्स्ट में भी इसको कुछ लोग बोलते हैं, चैलेंजेस के फॉर्म में इसको लिख सकते हो। अगला चैलेंज आप बोल सकते हो बायोफ्यूल वर्सेस फूड प्रोडक्शन पे, कि जो भी फूड वेस्ट हम लोग बोल रहे हैं क्या उसका कुछ और इस्तेमाल हो सकता था, लेकिन हम लोग उसके जगह पर क्या कर रहे हैं? उसको बायोफ्यूल के टर्म्स में बात कर रहे हैं। बायोफ्यूल प्रोडक्शन से लैंड और इकोसिस्टम पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, इसके लिए भी हमने बात ऑलरेडी कर ली है। यहाँ पर एक अगला चैलेंज है अवेलेबिलिटी ऑफ सोर्सेस, मतलब कि जिस चीज़ पर या फिर जिस फूड क्रॉप या नॉन फूड क्रॉप्स पर हम डिपेंडेंट है इसको बनाने के लिए, मान के चलो शुगर केन का एक बाई प्रोडक्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मोलासेस। अब मोलासेस पर डिपेंडेंसी है अगर बायोफ्यूल को प्रोड्यूस करने की, तो शुगर केन का प्रोडक्शन तो साइक्लिकल नेचर का होता है, तो कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, है ना। तो डिपेंडेंट होना पड़ेगा हमें कुछ ऐसी चीज़ों पर, इसीलिए तो हम 3rd जनरेशन 4th जनरेशन की बात करेंगे अभी वे फॉरवर्ड में। इसी के साथ साथ देखो एमिशन के कुछ कंसर्न्स इस तरीके से आते हैं कि जब हम इसको प्रोड्यूस कर रहे होते हैं ना, तो इसके कंबशन वाले प्रोसेस में बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो वो कहीं ना कहीं तो इन्वायरमेंट को डिप्लीट कर ही रहा है। तो भले बनने के बाद नहीं कर रहा है, लेकिन प्रोडक्शन प्रोसेस को भी तो एफिशिएंट बनाना पड़ेगा, ये भी एक बड़ा चैलेंज है। और इकोसिस्टम को भी डिस्टर्ब करने के लिए, जैसे देखो क्या होता है कि बहुत बार हम लोग क्या करते हैं कि जो भी बढ़िया है बिल्कुल इंडेंजर्ड हैबिटेट है वहाँ पर गए, जहाँ रेन फॉरेस्ट है, कुछ भी ऐसा कुछ जहाँ पर बायोडाइवर्स लोकेशंस मिल रहे हैं हमें, वहाँ पर जाके हम लोग सोचते हैं कि हाँ ये सबसे बढ़िया जगह है, यहाँ पर बायोफ्यूल उगाने का हम लोग काम करते हैं या फिर बायोफ्यूल वाले क्रॉप्स उगाने का काम करते हैं। तो उसके लिए भी आप देखोगे कि इकोसिस्टम डिग्रेड होता जाएगा फिर दिन पर दिन। तो इन सभी चैलेंजेस के लिए वे फॉरवर्ड क्या है? देखो हमने बात किया ही था कि हम लोग 3rd जनरेशन एल्गी अल्टरनेटिव में है अपने पास, कि अगर लार्ज एरेबल लैंड यूज़ को हम लोग नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो टेंशन की बात ही नहीं है, नॉन एरेबल लैंड ले लेते हैं, ऐसे पानी और ज़मीन के टुकड़ों पर एल्गी उगाते हैं जो कि मतलब उस हिसाब से कोई बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं था। फिर हम लोग क्रॉप स्टबल को थोड़ा सा यहाँ से हार्नेस कर सकते हैं, जैसे कि पंजाब या हरियाणा जैसे रीजन है जहाँ पर स्टबल बर्निंग होती है ना, उनको बोलते हैं कि भैया स्टबल बर्निंग मत करो, आप क्या करो कि जितनी भी चीज़ें आप जलाते हो इसको इकट्ठा करके आप हमें दे दो, हम इससे बायोफ्यूल बना लेंगे। तो क्या होगा कि एक तरफ स्टबल बर्निंग रुकेगी ही रुकेगी, और साथ ही साथ इस वाले वेस्ट मटेरियल से या फिर हम जो भी बोल सकते हैं इसको, उनको उस स्टबल से हम लोग बायोफ्यूल भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब कि 4th जनरेशन के बायोफ्यूल के ऊपर बात हो रही है। जैसे ब्राज़ील जैसे देश ने तो ऑलरेडी शुगर केन की बात ऑलरेडी की है कि शुगर केन को उन्होंने क्या किया, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स प्रोड्यूस कर रहे हैं शुगर केन का वो। अगला वे फॉरवर्ड क्या है कि हम लोग ना कुछ ऐसे फीड स्टॉक को निकाल लेते हैं या फिर इस पर खोज करते हैं जो कि ऑल्टरनेटिव वे से फूड क्रॉप्स पे डिपेंडेंसी ना रहे, तो मतलब फूड सिक्योरिटी का कोई चैलेंज ही नहीं आएगा हमारे सामने। तो इसलिए बायोफ्यूल पॉलिसी जो है वो इस तरफ भी फोकस करे कि हम लोग नए फीड स्टॉक निकालें। फीड स्टॉक मतलब कि ऐसा कुछ बेसिक रॉ मटेरियल जिससे कि हम लोग बायोडीजल को प्रोड्यूस कर सकें। इसके साथ साथ हम लोग को क्या करना चाहिए, जैसे जीवन मिशन है, अभी हमने बात किया था ना प्रधानमंत्री जीवन योजना, इसके अंतर्गत 2G बायोफ्यूल्स को हम लोग थोड़ा सा बढ़ावा दे रहे हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे हैं। तो टोटल 1969 करोड़ रुपीस प्रोवाइड किया जा चुका है 22 प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने के लिए। तो इस तरीके से और भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड में हम लोग को इन्वेस्ट करना चाहिए इन बायोफ्यूल्स को फर्दर एफिशिएंट बनाने की तरफ। तो ये पूरा आर्टिकल डिस्कस किया हमने बायोफ्यूल से रिलेटेड। हमारा अगला आर्टिकल ग्लोबल इंस्टीट्यूशन में रिफॉर्म से रिलेटेड है। इस पूरे आर्टिकल को आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक के साथ रिलेट करके देख सकते हो। सबसे पहले हम लोग ना कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। तो अभी हाल फिलहाल में G20 की इस समिट में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि भाई अभी का जो ये मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन है ना, इन सब में हम लोग ग्लोबल गवर्नेंस का फेलियर देख सकते हैं। ग्लोबल गवर्नेंस क्या है, मतलब मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस में बहुत सारी कंट्रीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं, लेकिन जिस हिसाब से इनको फंक्शन करना चाहिए उस हिसाब से ये ग्लोबल गवर्नेंस वाली स्ट्रैटेजी को फॉलो ही नहीं करते हैं। ये अपने मनमानी कभी भी करने लग जाते हैं। इवन देखो G20 में इस बार भी चाइना और रशिया फाइनल मीटिंग्स में नहीं आए, है ना। तो इनका क्या कहना है कि G20 एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन सकता है जो कि इन बेसिक प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने का काम करेगा। इनका इशारा UN की तरफ भी था, और साथ ही साथ देखो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, WTO में अलग रिफॉर्म्स की बातें चल रही हैं। तो इन सभी रिफॉर्म्स
को हम देखेंगे कैसे, उसके लिए G20 एक बहुत अच्छा पुश हो सकता है। इवन देखो वल्नरेबल 20 ग्रुप है। वल्नरेबल 20 ग्रुप क्या है? 2015 में ये V20 ग्रुप्स, ये ऐसे देश का समूह है ना, एक ऐसे इकोनॉमीज़ का समूह है जो कि क्लाइमेट चेंज से वल्नरेबल है या फिर सबसे पहले प्रभावित होंगे। तो ये एक्चुअल में ना फाइनेंस मिनिस्टर्स की ग्रुपिंग है। ये लोग क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर बात करते हैं। 2015 में पेरू के अंदर लिमा, इसका जो कैपिटल है, इस कैपिटल सिटी लिमा में ये वल्नरेबल 20 ग्रुप का निर्माण हुआ था। और G20 मीटिंग में ना एक यहाँ पर देखो बहुत मज़ेदार बात ये हुई थी कि इन सभी लोगों ने ना जो कैपिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क होते हैं किसी भी मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक का, उसको G20 ने बोला है कि भाई हम लोग ना उसके लिए एक इंडिपेंडेंट रिव्यू करेंगे। क्या मतलब है इस पूरे डिफिकल्ट से स्टेटमेंट का? सबसे पहले समझते हैं कैपिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क होता क्या है। देखो एक प्रकार से एक ऐसा एडिक्वेट रिसोर्स है जिसको कि हम लोग बचा के रखते हैं, जिससे कि अगर इस मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक या फिर किसी भी प्रोसेस, किसी भी इंस्टीट्यूशन में, किसी भी बिजनेस में अगर कोई रिस्क आता है तो उस रिस्क से लड़ने के लिए, उस लॉस की भरपाई करने के लिए कुछ एडिक्वेट रिसोर्स को हम लोग अलग से रख देते हैं। उसी को बोलते हैं कैपिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क्स। तो उन्होंने बोला कि भाई मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स के जितने भी ऐसे CAFs हैं ना, उनको हम लोग इंडिपेंडेंट रिव्यू करेंगे। ये मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक एक्चुअल में क्या होते हैं? इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा कंट्री मिलके इस बैंक को डेवलप करते हैं, जिससे कि जो भी पुअर नेशन है ना, उस पुअर नेशन की इकोनॉमीज़ को या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट को थोड़ा पुश मिले। कैसे? लोन्स वगैरह प्रोवाइड करके। लोन्स भी किस फील्ड में देना चाहते हैं ये लोग? ये बोलेंगे कि चलो फंड्स ले लो हमसे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है तो भी ले लो, एनर्जी रिलेटेड कुछ चाहिए तो भी ले लो, इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी चाहिए तो भी ले लो। मतलब हर चीज़ में जो भी पुअर कंट्री नहीं दे पा रही है या फिर नहीं कर पा रही है, फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है, ऐसे जगहों पर मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स काम आते हैं। एग्जाम्पल आप बता सकते हो, जैसे ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक है, या फिर AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है। तो ऐसे बहुत सारी हैं, है ना। इवन ये वर्ल्ड बैंक वगैरह भी सब ये आएंगे इसमें, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक में ही। लेकिन आखिरकार आज ऐसा टाइम ही क्या है जहाँ पर हम लोग को ये मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत पड़ रही है? देखो इसमें ना जो भी चैलेंजेस आज के टाइम पर हम लोग फेस करते हैं, आप देखोगे वो कहीं ना कहीं ग्लोबल नेचर का ही होता है। अब आप अभी पैंडमिक सिचुएशन की बात कर लो, या फिर क्लाइमेट चेंज की बात कर लो, या फिर कभी भी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी जब भी आती है तो उसका इफेक्ट भी हर जगह देखने को मिल जाता है। साइबर सिक्योरिटी जैसे थ्रेट की बात कर लो, हर जगह आप देखोगे ना कि वो एक प्रकार का ग्लोबल लेवल का प्रॉब्लम है। तो ग्लोबल नेचर का जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन भी तो ग्लोबली आना चाहिए, और ग्लोबली आने के लिए मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। हमने पैंडमिक डिसरप्शंस वाले टाइम पर भी देखा ही था कि एक्चुअल में क्या होता है कि जब भी ऐसा डिसरप्शन आता है ना, तो हम लोग को कुछ ना कुछ इकोनॉमिक सेटबैक्स मिलते हैं। हम लोग जो काम करके आगे प्रोसीड कर रहे होते हैं, ग्रोथ हासिल कर रहे होते हैं, उससे 2 कदम पीछे आ जाते हैं। जैसे कि जब ये पैंडमिक आया था कोविड-19 का, तो इसमें एडिशनली 97 मिलियन लोग पोवर्टी के कैटेगरी में फॉल करने लगे एडिशनली। तो अब इन लोगों के लिए भी सेम वही सारे प्रोविजंस देखने पड़ेंगे। तो ये सारे बर्डन्स को रिजॉल्व कौन करेगा? मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस। देखो ये तो समझ में आ गया कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत तो है, लेकिन इनका इमरजेंस कैसे हुआ था? देखो वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बाद जब हम लोगों ने देखा कि कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, तो पूरा का पूरा नेशन बाईपोलर में कन्वर्ट हो गया था, जहाँ पर 2 बड़े पावर्स देखने को मिले थे। कौन कौन से? USA और USSR, है ना। लेकिन जैसे ही USSR का डिसइंटीग्रेशन हुआ, कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ, उसके बाद वैसे तो देखो पूरा नेशन यूनिपोलर बनना चाहिए था, लेकिन फिर लोगों को समझ में आया ना कि यूनिपोलर वर्ल्ड हमेशा डिक्टेटरशिप की तरफ आगे बढ़ता है, अपनी मनमानी करना चाहता है। तो इसीलिए लोगों ने छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस बनाना स्टार्ट किया, और उसका एक एग्जाम्पल आप यूरोपियन यूनियन के फॉर्म में देख सकते हो। यूरोपियन यूनियन ने क्या किया? यूरोपियन कंट्रीज़ को इकट्ठा किया और बोला कि देखो हम लोग को ग्रोथ पाना है ना, तो हम लोग क्या काम करते हैं, सारे के सारे इकोनॉमीज़ को कंबाइन कर लेते हैं और कंबाइंडली ग्रोथ को आगे लेके चलते हैं। सिमिलरली आप आसियान कंट्रीज़ को भी देख सकते हो। आसियान ने बोला कि देखो हम लोग क्या करते हैं, इकोनॉमीज़ को तो कोलैबोरेट करते ही करते हैं, साथ ही साथ पॉलिटिकल कोलैबोरेशंस भी कर लेते हैं, जिससे क्या होगा कि हम लोग एकजुट होकर और अच्छे से अपने आप को एम्फेसाइज करके ग्रोथ के स्टेज पर ले जा पाएंगे। लेकिन देखो जिस हिसाब से उस पर्टिकुलर टाइम जोन पर मल्टीलेटरलिज्म बढ़ रहा था, आज के डेट पर कहीं ना कहीं उसको हम लोग फेड होता हुआ देख सकते हैं। तो मल्टीलेटरलिज्म का क्राइसिस भी आ गया।
अभी आपको समझ में आया, ईस्ट एशिया समिट की बात हो या फिर G20 समिट की बात हो, यहाँ पर ये इरिवर्सिबल क्राइसिस है। ये कौन से हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ पर एब्सेंट हो जाते हैं, आते ही नहीं हैं। उसके पीछे रीज़न भी होता है। रशिया ने जब से यूक्रेन वॉर स्टार्ट किया है तब से आप समझ लो कि जितने भी ऐसे वेस्टर्न नेशंस हैं उनसे भी थोड़ा सा डिस्प्यूटेड ही चल रहा है ये, तो इसीलिए। और साथ ही साथ चाइना की बात कर लो आप, चाइना भी ऐसे बहुत सारे डिस्प्यूट्स में पार्टिसिपेट करता है जिसमें बहुत सारे एशियन कंट्रीज़ इंक्लूडिंग हमारा इंडिया, और साथ ही साथ जापान है, फिलीपींस है, वियतनाम है, यूनाइटेड स्टेट्स हैं। आपको पता ही होगा कि ये जो 9 डैश लाइन वाला एक डिस्प्यूट है ना, बॉर्डर्स को लेके डिस्प्यूट्स हैं, ये सारे डिस्प्यूट्स चाइना इन कंट्रीज़ पर कुछ ना कुछ अपना दबदबा बनाने के लिए करता रहता है। तो कहीं ना कहीं ये मल्टीलेटरल ऑर्डर को ना फेड करने की बात करते हैं। सिमिलरली चाइना एंगल जो है वो और भी मल्टीलेटरलिज्म को इस तरीके से अपोज करता है कि जिस हिसाब से चाइना रिसेंट डेज में अपने इकोनॉमिक पावर को स्ट्रेंथन कर रहा है, अपने मिलिट्री पावर को स्ट्रेंथन कर रहा है, उससे क्या समझ में आ रहा है कि उसका स्कोप ऑफ डेवलपमेंट या स्कोप ऑफ ग्रोथ बाकी नेशन की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। मतलब कि जो उसकी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़ हैं वो कहीं ना कहीं बाकी कंट्रीज़ को पीछे छोड़ देंगी। तो वो अपने आप में एक यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ आगे प्रोसीड करेगा जो कि मल्टीलेटरल ऑर्डर के खिलाफ है। इसके अलावा देखो, आज के मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ना अपने चैलेंजेस हैं, जैसे कि ये वेस्टर्न डोमिनेटेड है। क्या मतलब है इसका? एग्जाम्पल ले लो आप वर्ल्ड बैंक का। वर्ल्ड बैंक के अंदर में अभी जब से इसका ये वर्ल्ड बैंक स्टार्ट हुआ है, मान लो 1946 से लेकर अभी 2023 तक जितने भी प्रेसिडेंट्स आए हैं ये सब के सब यूएसए के हैं। तो कहीं ना कहीं देखो, इनके जो भी पॉलिसीज़ होंगे वो कहीं ना कहीं इनकी तरफ टिल्टेड होंगे, है ना। जो भी एनुअल बजट्स होता है, चूँकि उसमें यूएस मेजर कंट्रीब्यूटर है, तो जो भी पॉलिसीज़ डिराइव होती है वो कहीं ना कहीं यूएस के साइड टिल्ट होती है, या फिर जो भी यूएस के एलाइज हैं उनके उनके तरफ टिल्ट होता है। यहाँ पर देखो, राइटर का एक बहुत ही बढ़िया बात कहना है कि हम लोग बोल रहे हैं ना कि मल्टीलेटरलिज्म फेल हो रहा है। ये बोल रहे हैं कि मल्टीलेटरलिज्म फेल नहीं हो रहा है। एक्चुअल में क्या है कि देखो, जो भी ऐसे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जो कि मेजरली किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि मल्टीलेटरल नेचर का है उसको डोमिनेट करते हैं, वहाँ की सरकारें जो है ना वो अपना एजेंडा फुलफिल करने के लिए कभी उसमें साइड स्टेप कर लेती है, कभी उसको बाइकआउट कर देती है। तो एक्चुअल में जो मल्टीलेटरल कोऑपरेशन है ना उसके अंदर कोई फॉल्ट नहीं है, लेकिन जो इसमें डोमिनेटेड कंट्रीज़ हैं वो अपने बेनिफिट के लिए इसको फेल कर देते हैं। तो इट इज़ नॉट अ फेलियर ऑफ मल्टीलेटरलिज्म, रादर देन इट इज़ अ फेलियर ऑफ दीज कंट्रीज, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो इन सरकारों की बात है, इन गवर्नमेंट्स की बात है जो कि इसको फेल कर रही हैं। इसके साथ साथ हमने देखो प्रेसिडेंट वगैरह की बात की, वर्ल्ड बैंक के साथ साथ आप देखो IMF की भी बात करोगे ना, तो यहाँ पर भी ऐसा ही देखा जाता है कि इसके जितने भी प्रेसिडेंट्स आज तक हुए हैं वो सब के सब यूरोपियंस हैं। फिर इसमें देखो नॉन डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन है, जहाँ पर एक तरफ हम देख सकते हैं वर्ल्ड बैंक, IMF जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन में सबसे बड़ी शेयर होल्डिंग किसकी है? यूनाइटेड स्टेट्स की है। इंडिया के पास मुश्किल से 3.01% का शेयर है, चाइना के पास 5.61% का शेयर है, इस तरीके से यूएस के पास कितना है? 16.5%। तो जो वोटिंग पावर होती है वो कहीं ना कहीं यूएस के साइड में टिल्टेड होती है हमेशा। तो इसीलिए कभी भी डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाता है। जो भी अभी बात हो रही है ना कि इंडिया जो है वो ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करेगा, इन पावर्स को भी आगे आने का पूरा मौका मिलना चाहिए, लेकिन जब ऐसे नॉन डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशंस की बात होती है तो ये कितना भी हाथ पैर मार लें, इनका सुनवाई ऐसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन के सामने होता ही नहीं है, क्योंकि इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं। प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी का राइज भी देखने को मिल रहा है, जैसे कि अमेरिका फर्स्ट है, ब्रेग्जिट हम लोगों ने भी देखा था कुछ साल पहले। तो ये सारी चीज़ें भी क्या दिखाती हैं कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस को चला पाना इतना आसान नहीं है। इसके साथ साथ ना मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी रिफॉर्म्स लेके आना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। क्यों? क्योंकि देखो, आप बात कर रहे हो कि हम पावर डिस्ट्रीब्यूशन को शिफ्ट करना चाहते हैं। यहाँ एक फैमिली में दो भाई के बीच में जब भी लड़ाइयाँ होती हैं तो वो अपनी ज़मीन दूसरे के नाम नहीं करता है, वो अपना पावर तो देता नहीं है। तो आप ये दो बड़े डेवलपिंग नेशन या डेवलप्ड नेशन के साथ में ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन का शिफ्ट कैसे इंश्योर करा पाओगे? तो अगेन बहुत बड़ा चैलेंज है कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस में ऐसे रिफॉर्म्स को ज़्यादातर करके लाया जा सके जब वोटिंग राइट्स अपने पास है भी नहीं। फाइनली बात करते हैं वे फॉरवर्ड्स की। देखो, इसमें क्या है कि हमारे पास ना जैसे G20 है अभी, तो G20 के पास एक बहुत बड़ा ग्लोबल स्टेज मिल गया है। अब इस ग्लोबल स्टेज का यूज़ करके इसको एक ऐसा नैरेटिव तैयार करना चाहिए जो कि ये बता सके कि भाई हमें मल्टीलेटरल रिफॉर्म में करना क्या क्या है। उसके लिए इनको एक अलग से अगर डेडिकेटेड इंगेजमेंट ग्रुप बनाना पड़े तो वो भी बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये लेके आओ कि हाँ एक्चुअल में रिफॉर्म्स की ज़रूरत क्यों है, कैसे है, वो सारे रीजंस को कोट करके हम एक साथ फिर किसी मंच पर रखें। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, G20 को ना मिनी लेटरल ग्रुपिंग्स भी थोड़ा सा प्रमोट करना चाहिए।
देखो मल्टीलेटरलिज्म का एक नया अप्रोच है मिनीलेटरलिज्म। यह करता है कि छोटे छोटे स्टेक होल्डर्स को आप पकड़ो, उनका एक समूह बनाओ और फिर उसको धीरे धीरे पुश कर करके उसमें और लोगों को इन्वॉल्व करो, मल्टी के स्टेक होल्डर पार्टनरशिप लेके आओ और बाद में उसको एक बड़े प्लेटफॉर्म पर बना कर रखो। तो ये एक वे फॉरवर्ड हो सकता है। अगला क्या है कि G20 से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। कैसे कि जो इंक्लूसिविटी का फंडा G20 ने पूरी दुनिया को सिखाया है ना, उसको बाकी ऑर्गेनाइजेशंस में भी रेप्लिकेट करने की ज़रूरत है। जिस हिसाब से अफ्रीकन यूनियन का एक परमानेंट मेंबरशिप यहाँ पर मिला है, इसके चलते जो पूरा ट्रस्ट बिल्ड हुआ है इंडिया के ऊपर ऐसे G20 प्रेसिडेंसी के अंदर, इसी तरीके से इससे सीख के हमें और दूसरे जगह पर भी इसको फैलाना चाहिए। तो ये तो पूरा आर्टिकल हो गया। एक बार क्वेश्चंस की तरफ भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए है कि देखो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस अभी लॉन्च हुआ है, वो क्लीन एनर्जी और सस्टेनेबिलिटी के लिए एक वाटरशेड मूवमेंट है। इसको जरा एनालाइज करके बताइए। दूसरा क्या है कि टीचिंग पेडागोगी जो है वो अभी हाल फिलहाल के इंसिडेंसेस को देख के गुरु आचरण या फिर टीचर्स कंडक्ट पे एक बड़ा क्वेश्चन लग रहा है। तो टीचर्स ट्रेनिंग से और क्या चीज़ें समझ में आ सकती है उसको क्रिटिकली एनालाइज कीजिए। तीसरा क्वेश्चन आपके लिए एक और है जिसमें अभी हमने चर्चा किया पूरा भरपूर कि इंडिया ने रिसेंटली अभी मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस के क्रूशियल रोल के ऊपर एम्फेसाइज किया है। तो आप बताओ कि G20 कैसे इन WTO जैसे इंस्टीट्यूशंस के अंदर में रिफॉर्म लेके आ सकता है और चैलेंजेस क्या क्या फेस करने को मिलेगा। तो ये पूरा आज का डिस्कशन था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव ए नाइस डे।